हेलो हाँ, सर। कुछ एक्स्ट्रा कुछ गुड इवनिंग सर। काम हो रहा है क्या? सुबह रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। अच्छा, मैं म्यूट कर लूं? मैं म्यूट कर। अजय कुमार, हम म्यूट कर लेना कि अभी रुके? म्यूट कर लो, ठीक रहेगा। नहीं सर, चाहिए अभी लेक्चर शुरू नहीं हुआ। अच्छा, सर मनीष सर आ गए। आ गए। जी। कुमार कहाँ है? अभी सर ज्वाइन किया, पता नहीं। Yes, Raj, all the best. थैंक यू सर। अभी मनीष कुमार सर, जी, मेरी ऑडियो एंड वीडियो आर क्लियर ना सर? अभी हो रही थी चर्चा के कार्यक्रम। आप एकदम एकदम ठीक है। संध्या मैम, वेलकम मैम। थैंक यू मनीष, तुमने ज्वाइन कर ही लिया इतना। सो बस ये लोग मैम 5 मिनट्स में शुरू कर देंगे मैम। हाँ, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, मनीष कुमार जी, यस सर। कैसे हैं? सब ठीक हैं? आज हाँ सर ठीक है। चलिए पहले शुरुआत की जाए। इवनिंग सर। गला मेरा भी गड़बड़ हो गया है। चलिए, बहुत अच्छा है। मैडम का हो गया, बस स्वागत हो गया और आप भी आ गए, स्वागत हो गया। चलिए शुरू कीजिए। म्यूट हूँ मैं हाँ, म्यूट कर यस दूं ना? सर। हाँ, हाँ। यस सर। वो अच्छा रहेगा। अजय, सीमा मैम हैं? शायद नहीं, अभी नहीं है। एक बार उनको बोल हाँ दीजिए। मैं सर, सीमा मैम आ गई है। ओके, थैंक यू। हाँ, गुड इवनिंग सीमा मैम। एक बार बच्चों को याद दिला दीजिए सीमा मैम। हाँ जी सर, मैंने मैसेज सेंड कर दिया सर। ओके, थैंक यू मैम। हेलो। हाँ प्रमोद, यस सर। हाँ मनीष, मैंने वो आपके व्हाट्सएप पे यस सर। वर्कलोड भेज दिया है। ठीक है, हम देख लेते हैं सर, हम देख लेते हैं। मेल पे भी भेज दिया है मेरे ख्याल से। मेल पे ही भेजा है आपके मेल पे। हाँ, तो अभी भेजे होंगे सर, तुरंत। हाँ। यस सर। राज, एक बार बोलिए। हेलो सर, गुड इवनिंग टू ऑल सर। ठीक है, लाउड एंड क्लियर एज यूजुअल।
Sir, is my voice clear? मुदित उतनी क्लियर नहीं है, एक बार फिर बोलिए मुदित। Yes, sir. Good evening, sir. Sir, is my voice clear? हाँ, yes. मुदित, once again. Yes, sir. Sir, am I audible? Yeah, clear. Okay, sir. Thank you, sir. From my side, is it clear from audio and video as well? Yes, Yeah, Raj. you are crystal clear. Just place your camera a bit far from you, like you did just half an hour before. Yeah, it's Now? fine now. Yeah, it's fine now. Okay. Yes, it's 5 o'clock. Mudit, you can go. Okay. Another fine Sunday evening to distinguished preceptors and all my colleagues. I, Mudit Bhardwaj, welcome you all to the 21st session of Graduate Scholars Talk Series. The Graduate Scholars Talk Series is an all-new initiative brought out by the GSTS committee, whose members are Ms. Manvi Saraswat, Mr. Saurabh Singh, Mr. Vishesh Kasmi, Mr. Ajay Gupta, and myself in collaboration with the Sakshya Society for the Department of History and the Internal Quality Assurance Cell. This platform of GSTS was instigated on 7th of February 2021 and had been carried with due diligence and perseverance weekly on each Sunday with a view to enhance not only the speaking and presenting skills but also to promote and augment the higher order thinking skills. This platform of GSTS as a public talk series would surely act as an instrument to bring about the long necessitated and impending transformation in the educational and social life of the students. The GSTS is in line with the University Grant Commission's and National Assessment and Accreditation Council's norms of planning, guiding, and monitoring quality assurance activities of the colleges. Before steering a course toward any new onset, it's a preeminent and venerated institution to seek the blessings and benediction of the epitome of academics, arts, speech and learning, Ma Saraswati. So I would like to call Mr. Vishesh Kasmi and Ms. Divya Tyagi to recite Saraswati Vandana. मातृ प्रणाम 1 2 3 या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। मातृ प्रणाम 1 2 3 स्वस्थ। श्लोक अर्थ। जो विद्या की देवी भगवती सरस्वती कुंद के फूल, चंद्रमा, हिमराशि और मोती के हार की तरह धवल वर्ण की है और जो श्वेत वस्त्र धारण करती है, जिनके हाथ में वीणा दंड शोभ्यमान है, जिन्होंने श्वेत कमलों पर आसन ग्रहण किया है तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर आदि देवताओं द्वारा जो सदा पूजित हैं, वही संपूर्ण जड़ता और अज्ञान को दूर कर देने वाली माँ सरस्वती हमारी रक्षा करें। Thank you, Mr. Vishesh and Ms. Divya. Moving on, now I would like to request our dignified chief invitee for the day, Dr. Sandhya Sharma, Associate Professor, Department of History, Vivekananda College, University of Delhi. Ma'am completed her graduation from Delhi University, post-graduation from Jamia Millia Islamia, and MPhil and PhD from Jawaharlal Nehru University.
The title of her thesis in PhD was Society and Culture in Northern India as reflected in Riti poetry during late 17th and 18th century. Ma'am has a long-standing experience of more than 17 years in the field of academics. Ma'am has rendered her magnificent papers and works in talks and seminars nationwide. She got more than 10 research papers published in various reputed national and international journals, along with 2 books. Her latest book being titled Literature, Culture and History in Mughal North India, 1550 to 1800 AD. Ma'am also possesses remarkable understanding on Braj Bhasha poetry and medieval Delhi. Ma'am, we extend our sincere welcome to you. Thank you, Mudit, for giving my such a decent introduction. Actually, my interest in Brajbhasha poetry was right from the beginning, because when, and I think all of you as the budding scholars, undergrad students, should also try to do that. My interest, because I was not a scholar of Persian language, so I had to focus on Hindi literature as source of history, and I was not willing to work on Bhakti Kal poetry because so many things have been done, so many researches had already come, so I wanted to do something new. So when I suggested Muzaffar Alam that I will not pursue this Bhakti Kal, which I had chosen as a theme in my Viva for MPhil admission, so he started laughing, and then he said that you can try, because he said, I am not an expert of Braj Bhasha and I won't be able to go through your sources. You have to do that independently. I'll be able to guide you only when you tell me what the verses actually mean. So that was the beginning of my research, and this is my, brainchild and baby. So I love it, and I just try to keep doing something. And I suggest all of you, whatever those who are interested in higher education and those who are willing to continue research, should try to explore this Braj Bhasha poetry, because this is voluminous, and it is not possible for 1 or 2 persons to cover the entire thing. So when scholars across the globe, in American universities, in British universities, are trying to pick up these themes, so I suggest that these young scholars, those I can see in your present, which you are getting a platform through this Sakshya Graduate Scholars Talk series. This is just a beginning for all of you. So please exploit this opportunity which this Sakshya, the History Society of Shablal College, is providing you. And I wish all of you the best to do well in your career in future. So today's theme is, of course, one of the very burning issues about which historians are holding very complex opinions. We cannot go by one opinion, but one thing I'm sure, that such a big happening like 1857 must have been rooted in so many factors, our society, our politics, our culture, which was, in the making since British came to India. A new era had begun when British East India Company came to India, and a new era began when British government took over from East India Company. So this 1857 is a turning point in history, after which, India was made British India. So whatever the themes and debates, I'm not going to speak on it before, because I am sure Raj has already done a great labor in making his, and I really appreciate the speakers, and today especially Raj, for making this effort to introduce us so many things which some of us might not be knowing. Even I might not be aware, because he is really focusing on this talk on 1857. So I think we are able to learn so many things from him. So Raj, and of course, I congratulate the organizers, the teachers of Sakshya, and the students, those who are involved in
managing and organizing these talks. This is really a great contribution to the academics, and I really thank you for inviting me to be part of one of these lecture series, and I'm sure I'll be able to gain something today, and I'll enjoy the company of this budding scholar Raj. So I hand over to Mudit now. I hope Raj can start his talk. Thank you very much, ma'am, for your kind words and for encouraging us. Before calling on the speaker, I would like to remind you that today we are also going to announce the speaker of the month for June 2021 toward the end of this program. So stay connected. Moving on, now I would like to call the speaker of the day, Mr. Raj Thakur, who is going to speak on 1857 in Delhi and will be eliciting some of the most blindsiding tales of one of the most biggest happenings, as ma'am said, which definitely turned the fate of Indian Revolution for independence and ignited a spark in the locals for getting freed from the shackles of the British. Meanwhile, if you have any questions, put it down in the comment sections. Ms. Manvi will take up those once the speaker is over with this enthralling piece of talk. Mr. Raj. Thank you very much, Mudit. A very good evening, everyone. I, Raj Thakur of Shamlal College Evening from BA Honours Political Science, got the chance in Graduate Scholar Talk Series to give a talk on the topic 1857 in Delhi. I am thankful to the GSTS team for providing me this platform, and especially Manish sir, whose words have always been encouraging for me. In the beginning, I would like to explain the meaning of the title, which is 1857 in Delhi. We know that the revolt of 1857 was a fire which engulfed hundreds of Britishers. And we also know that chief centers of this revolt were in Jhansi, Ara, Delhi, Kanpur, Lucknow, and Bareilly. We are also aware of the bravery, the courage of freedom fighters, but my topic especially focuses on Delhi. So let us take a deep dive to see the main processes, the killings, the planning, the loots, the devastation, and turn of the tide in the favor of Britishers. चलिए हम इतिहास के उन पन्नों की तरफ चलते हैं जहां से भारत के इतिहास में एक सबसे बड़े इवेंट की शुरुआत हुई थी, और इसकी शुरुआत हुई थी 9th of May 1857। 9th of May 1857 मेरठ की घटना है। ब्रिटिश इंडिया उस वक्त जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी वो बंगाल से लेकर पेशावर तक फैली हुई थी, और उसकी एक आर्मी रेजिमेंट जो कि मेरठ में भी स्टेशन थी। तो मेरठ में जो आर्मी का रेजिमेंट स्टेशन था उसका 9th May 1857 में उसमें जो 3rd लाइट कैवेलरी थी, कैवेलरी का मतलब होता है घुड़सवार सेना, तो जो 3rd लाइट घुड़सवार की सेना थी उसके 85 मेंबर्स का कोर्ट मार्शल कर दिया गया। तो ये घटना है 9th May 1857 की, शनिवार का दिन था। तो इस कोर्ट मार्शल की वजह से उसके अगले ही दिन 10th of May 1857 को ये 85 सोल्जर्स वहां पर रिवोल्ट कर देते हैं। तो हम इस चीज को जानते हैं कि उनका कोर्ट मार्शल करने का वजह क्या था और इनके रिवोल्ट करने का वजह क्या था। इनका कोर्ट मार्शल इसीलिए कर दिया गया क्योंकि इन्होंने ग्रीस कार्ट्रिजेस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया गया, एंड द ग्रीस कार्ट्रिज वाज मेड अप ऑफ द फैट ऑफ काउ एंड पिग। तो इसलिए उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा प्रभावित होते थे, इस वजह से उन्होंने इससे मना कर दिया, और 10 मई को उन्होंने ऐसा रिवोल्ट कर दिया। तो क्या बस 10 मई को रिवोल्ट करना, उसका रिवोल्ट करने की वजह बस ये ग्रीस कार्ट्रिजेस थी? तो नहीं, ये एक बड़े प्रोसेस वाइज एक ये इवेंट हुआ था। इसमें एक हम छोटा सा हिस्टोरिकल प्रोसेस जो एक टाइम स्पैन में फैला है हम उसको देख सकते हैं, और इसमें वजह क्या है? तो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, सैलरी, हमेशा उनको जलील किया जाता था इंडियन सोल्जर्स को। और बाद में जो ग्रीस कार्ट्रिजेस की कंट्रोवर्सी हुई, और साथ ही साथ अपने बाकी सोल्जर्स जो कि 29 मार्च को बैरकपुर में मंगल पांडे के नेतृत्व में रिवोल्ट कर चुके थे, उनको देख के रिवोल्ट करना ही इनके सामने एक ऐसा ऑप्शन बन के आया जिससे अपनी बातों को व्यक्त कर सकते थे। 10th मई को उन्होंने मेरठ में रिवोल्ट कर दिया है। तो 10th मई को जब वो रिवोल्ट करते हैं तो वहां पे उस वक्त वो अपनी कैपेसिटी से जितना ज्यादा डिवास्टेशन मचा सकते हैं, जितना ज्यादा लूट मचा सकते हैं, वो मेरठ में वो लूट मचा देते हैं। और वो वहां पे उनके सामने जितनी भी ज्यादा ब्रिटिश सैनिक दिखते हैं और ब्रिटिश ऑफिसर्स दिखते हैं उनको भी मार दिया जाता है। और फिर वो वहां से 10 तारीख की रात को निकल जाते हैं और 11 तारीख की सुबह को वो दिल्ली पहुंचते हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की है, जब वो इतना डिवास्टेशन वहां करके निकल रहे थे तो वहां पे उनको क्यों नहीं रोका गया? जबकि वहां पे एक आर्मी कैंप मौजूद थी, तो वहां पे क्यों नहीं रोका गया? इस सवाल का जवाब हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं।
खैर, अभी 11 तारीख के दिन वो अब दिल्ली पहुंचने वाले होते हैं। जब भी वो आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ आते हैं, अगर आप ईस्ट से दिल्ली की तरफ आते हैं वेस्ट में, तो आप गंगा रिवर को जरूर पार करते हैं, सॉरी यमुना रिवर को आपको जरूर पार करना होता है, माय मिस्टेक, इट्स यमुना रिवर। तो जब आप यमुना रिवर को पार करते हैं, उस वक्त जो यमुना रिवर पार करने के लिए ब्रिज बनी हुई थी, उस ब्रिज का नाम था ब्रिज ऑफ बोट्स। वो नावों से बना हुआ एक ब्रिज था, उस ब्रिज से पार होकर आने वाले थे। तो अब वो मेरठ से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। तो अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊं, तो ये वो जिस स्थल से पास कर रहे थे, अगर हम उसको इमेजिन करें आज के तौर पे, आज के समय में, तो वो ज्यादा हमसे दूर नहीं, जहाँ पे हमारा कॉलेज स्थित है श्यामलाल कॉलेज, तो हमसे थोड़ी ही दूर में शादरा और साहिबाबाद का एरिया है। तो इस पास से ही उसी वक्त उसी जगह से ही गुजर रहे थे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम उस वक्त कॉलेज में होते तो हम उस रिवोल्ट को अपनी आंखों से जाते हुए देख सकते थे, क्योंकि वो हमारे कॉलेज से ज्यादा दूर नहीं, बस पास से ही गुजरा था, जो कि शादरा और साहिबाबाद का इलाका था। क्योंकि वो ओनली अप्रोच जो है वो उधर से ही हो सकता था टुवर्ड्स ब्रिज ऑफ बोट्स, और फिर वो कंसिक्वेंटली दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली पहुंचते ही फिर वो बहादुर शाह जफर को इस रिवोल्ट के नॉमिनल लीडरशिप को स्वीकार करने के लिए कहते हैं कि बादशाह आप इस रिवोल्ट की लीडरशिप स्वीकार कर ले। तो उस वक्त किला मुबारक, जो कि रेड फोर्ट है, लाल किला, उसको हम किला मुबारक कहते हैं, उसमें बहादुर शाह जफर सुबह आराम कर रहे थे। सुबह 7 बजे की बात है, ये रिवोल्ट करने वाले रेबल्स पहुंच जाते हैं। ये रेबल्स वहां पे पहुंचते हैं और जब बहादुर शाह जफर को कहते हैं कि आप इस रिवोल्ट की नॉमिनल लीडरशिप को स्वीकार कर ले, तो बहादुर शाह जफर पहले साफ साफ मना कर देते हैं। लेकिन बाद में उनके हकीम एहसानुल्लाह खान, सदर जो उस वक्त थे, उस वक्त जो मुफ्ती थे, इनके साथ उनकी एक छोटी सी मीटिंग होती है और फाइनली ये डिसाइड हो जाता है, ये कन्विंस हो जाते हैं बहादुर शाह जफर कि अब उनको इस रिवोल्ट का नॉमिनल लीडरशिप स्वीकार कर लेना है। जैसे ही वो रिवोल्ट के इस लीडरशिप को स्वीकार करते हैं, जिस लेवल का डिवास्टेशन और लूट और डिस्ट्रक्शन दिल्ली में हुआ था, इस चीज को आज भी दिल्ली वालाज, आज भी हम दिल्ली में रहने वाले जो पुराने वासी हैं उसको दिल्ली वालाज कहते हैं। दिल्ली वालाज से अगर पूछा जाए तो उनके पूर्वजों के इतिहास का सबसे ये भयावह दिन था, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े मात्रा में डिस्ट्रक्शन और डिमोलिशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। होता ही है कि जैसे ही रेबल्स को ये अलाउ कर देते हैं बहादुर शाह जफर की आप जाके हमारी लीडरशिप के अंदर आप रिवोल्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले वो जो लूट स्टार्ट होती है, तो उस वक्त दिल्ली में ब्रिटिश आर्मी की 38, 54 और 74th रेजिमेंट भी मौजूद थी। इसमें भी जो बागी सैनिक होते हैं, इसमें भी जो रेबल्स होते हैं, ये जो मेरठ से आए रेबल्स हैं, उनका साथ देने लगते हैं। फिर साथ ही साथ ये रेबल्स क्या करते हैं, जो दिल्ली में जेल थी, जेल में जाके जेल के कैदियों को रिहा कर देते हैं, उनके साथ मिल जाते हैं। दिल्ली में जितनी ज्यादा भीड़ थी, सारे भीड़ जो भी इनके साथ सिंपैथी दिखाती थी, वो भीड़ उनके साथ जुड़ जाती है और फिर ये रिवोल्ट एक बड़े स्केल पे फैल चुका होता है। और 11 मई 1857 को बहुत बड़ी मात्रा में दिल्ली में डिस्ट्रक्शन और डिमोलिशन होता है। कुछ इंपॉर्टेंट अगर जगह के नाम बताए जाए तो दिल्ली बैंक, उसको लूट लिया गया था। फिर कश्मीरी गेट इतना बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो इतना ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि वहां पे ब्रिटिश आर्मी की सारी आर्टिलरीज और गन्स और जितने भी हथियार थी वो वहां पर मौजूद थी। वहां पर अगर उसको लूट लिया जाता है, उस हथियार को अगर वो लूट लेते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला था। तो रेबल्स ऐसा करते भी हैं, वो जाते हैं और कश्मीरी गेट पे जो एक्सपेंस मैगजीन रखा हुआ था उसको लूट लेते हैं और वहां पे कुछ पार्ट को ब्लो भी कर दिया जाता है, उसको उड़ा दिया जाता है। और वहां पे कैप्टन डगलस जो शहर के इंचार्ज होते हैं वो मारे जाते हैं। शहर का जो इंचार्ज होता है ब्रिटिश का, वो सबसे पहले ही दिन मारे जा चुके होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पे ये डिस्ट्रक्शन वहां पर चल रहा होगा। और जो मेटकाफ हाउस होता है, वहां पे थियोफिलस मेटकाफ रह रहे होते हैं, वो भी वहां से भाग खड़े होते हैं। तो इतने बड़े डिस्ट्रक्शन को देखकर 11 मई 1857 का जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, इसको देख के हम एक चीज जो ध्यान देने की बात है कि 1803 में क्या हुआ था। 1803 में बैटल ऑफ पटपरगंज होता है और दिल्ली ब्रिटिश के अंडर चली जाती है। तो जो दिल्ली आज डिफैक्टो पावर ब्रिटिश के पास था, भले ही डी ज्योर पावर तो मुगल्स के पास, लेकिन डिफैक्टो पावर अभी भी उस वक्त ब्रिटिशर्स के पास चली गई थी। तो अब पावर तो उसके पास चली गई है 1803 में ही, लेकिन 1857 11 मई 1857 को उस आग के अंदर वो पावर वापस से छीन ली गई विद्रोहियों के द्वारा। अब ब्रिटिशर्स के पास सबसे बड़ा चैलेंज जो था, इस शहर को वापस रिकॉन्क्वेस्ट करना है। तो आइए अब हम अपने इस प्रेजेंट आज के इस टॉक के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे पहुंच चुके हैं कि
turn of the tide and how Britishers reconquested the city. हम देखते हैं कि किस तरीके से क्या प्लानिंग्स हुई, किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने वापस से इस शहर को फिर से कब्जा कर लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका जो ब्रिटिश रिएक्शंस है हम उसको देखते हैं। तो हम जानते हैं 11 मई को इतने बड़े लेवल पे दिल्ली में वायलेंस हुआ है। इस वायलेंस की घटना, इस वायलेंस की खबर क्या ब्रिटिशर्स तक नहीं पहुंची? जी बिल्कुल पहुंच चुकी थी। दिल्ली में टेलीग्राफ की सेवा स्टैब्लिश हो चुकी थी, दिल्ली में टेलीग्राफ ऑपरेशनल था, और जो टेलीग्राफ ऑपरेटर थे चार्ल्स टॉड, उन्होंने अपने दो शागिर्दों को जो कि डब्ल्यू ब्रेंडिस और विलियम पिल्किंगटन, इन दोनों ने मैसेज भी भेजा। जो उस वक्त चीफ कमांडर थे ब्रिटिश आर्मी के जॉर्ज एनसन को ये मैसेज भी गया कि दिल्ली में बहुत बड़े स्तर पे वायलेंस हो गया है, तो ये मैसेज वहां पर पहुंचा दिया गया। तो अब हम कुछ बहुत जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ब्रिटिश आर्मी के, हम उन पॉइंट्स को देखने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट, जो ब्रिटिश आर्मी के चीफ कमांडर जहां पे रहने वाले थे, जो रहते थे, वो था शिमला। अब शिमला में क्यों रहते थे? क्योंकि शिमला वाज द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। वो ठंडी जगह है, वहां पे समर के टाइम में जो चीफ कमांडर ऑफ द आर्मी है वो वही रहते थे। शिमला में ये खबर भिजवा दी गई, लेकिन फिर भी कोई रिएक्शन नहीं आया। जॉर्ज एनसन ने इस पे रिएक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि कहा जाता है कि बैटल ऑफ वाटरलू के बाद, ये 40 साल बाद ऐसी घटना हुई थी जहां पे जॉर्ज एनसन ने इतने बड़े लेवल का वायलेंस देखा था। तो जॉर्ज एनसन कुछ नहीं करते, वो चुपचाप बैठे रहते हैं। अब हम उस डायलेमा पे आ जाते हैं जो कि जिसकी बात मैंने पहले की थी। जब मेरठ से सैनिक निकल रहे होते हैं तो उस वक्त उनको रोका क्यों नहीं गया था? क्योंकि सेम कहानी जो कि जॉर्ज एनसन के साथ जो कि शिमला में थे, वैसे ही कहानी जो मेरठ में कमांडर बैठे हुए थे उनके साथ भी थी। द सेम लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स वर विद बोथ द कमांडर्स। मेरठ में जो कमांडर्स थे उनका नाम था आर्कडेल विल्सन। मेरठ में जो कमांडर है उनका नाम है विल्सन, शिमला में जो कमांडर है उनका नाम है जॉर्ज एनसन। दोनों बूढ़े हो चुके थे, दोनों बहुत ही ज्यादा लेजी थे, दोनों इस सिचुएशन की ग्रेविटी को नहीं समझ रहे थे। उन्होंने आर्मी को 2-3 दिन तक ऑपरेशनल नहीं छोड़ा, ऑपरेशनल होने ही नहीं दिया, इसलिए कोई भी एक बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। तो इसीलिए शुरू के कुछ दिन में बहुत ज्यादा वायलेंस हमें देखने को मिलता है। लेकिन लकीली ब्रिटिशर्स के पास कुछ ऐसे भी ऑफिसर्स थे जो कि कुछ भी कर गुजरने को आतुर थे। वो कौन से ऑफिसर्स थे? ऐसे 2 ऑफिसर्स थे जो कि ब्रिटिश अंपायर के लिए कुछ भी कर सकते थे। वो थे जॉन निकोलसन और विलियम हडसन। तो अभी तक मैंने आपको 4 कमांडर्स के नाम बता दिए। पहले हैं एनसन जो कि शिमला में है, दूसरे हैं विल्सन जो कि मेरठ में है, तीसरा मैंने नाम आपको बताया निकोलसन जो कि पेशावर में है, पेशावर जो कि उस वक्त नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में आता था। पेशावर में जॉन निकोलसन को जैसे ही ये बात पता चलती है कि इतने बड़े स्तर पे वायलेंस हुई है, वो गुस्से से पागल हो जाते हैं। जॉन निकोलसन के अगर हम उनकी पर्सनालिटी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में अगर हम जाने, तो जॉन निकोलसन वाज अ पर्सन, वो दुनिया में 2 ऐसी रेस थी जिससे सबसे ज्यादा वो नफरत करते थे। वो कहते थे कि भारतीयों से सबसे ज्यादा बुरे अगर कोई हो सकते हैं तो वो सिर्फ अफगान हो सकते हैं। तो अफगानी लोगों से और जो भारतीय लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करने वाले अगर कोई कमांडर था वो था जॉन निकोलसन। और साथ ही साथ उनके साथ एक छोटी सी घटना मैं बताना चाहता हूं आपको। एक बार चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब जॉन लॉरेंस ने जॉन निकोलसन को ये हिदायत दी कि आप जब भी कोई रेबल होता है तो उस रेबल को आप रूल ऑफ लॉ के तहत सजा दें, आप कभी भी विद्रोह पे इतनी बड़ी सजा मत दें। तो जॉन निकोलसन उस पत्र के पीछे बस एक ही सेंटेंस लिखते हैं, और वो क्या कहते हैं उसमें? वो कहते हैं कि बगावत की सजा मौत होती है, और इस लेटर को लिख के वो वापस से भेज देते हैं जॉन लॉरेंस को। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा उनके अंदर क्रूरता भरी हुई थी। और अगर हम इस कैरेक्टर को देखें तो दिस पर्सनालिटी वाज रिक्वायर्ड इन द ब्रिटिशर्स कंडीशन। यही चीज रिक्वायर्ड थी ब्रिटिशर्स को वापस से शहर को जीतने के लिए। सेम वाज द केस विद हडसन भी इतने ही क्रूर थे। अब 2 सैनिक हमें मिल चुके हैं, 2 ऐसे कमांडर मिल चुके हैं लकीली जो ब्रिटिशर्स के पास इतने स्ट्रांग है, जो कि इस रिवोल्ट जो रिकॉन्क्वेस्टिंग है उसको लीड कर सकते हैं, और ये भी वहां से निकल चुके हैं। तो अब तीसरे कमांडर जिनके पास खबर पहुंच चुकी है वो है जॉन निकोलसन। चौथे कमांडर जो विलियम हडसन है, उनको जॉन लॉरेंस ये खबर भिजवाते हैं कि दिल्ली में बहुत बड़े स्तर पर वायलेंस हो गया है, अब इसको आपको चेक करना है। तो सबसे पहला काम जो विलियम हडसन को सौंपा जाता है वो ये होता है कि विलियम हडसन मेरठ जाकर जो
मेरठ में कमांडर बैठे हुए थे आर्कडेल विल्सन। विल्सन को समझाए और विल्सन को बोले कि वो वहां से दिल्ली पर चढ़ाई करें। तो विलियम हडसन निकलते हैं और सबसे पहले जाते हैं मेरठ की तरफ। मेरठ से जाके कमांडर विल्सन को बोलते हैं कि अब आपको दिल्ली पर चढ़ाई करनी है। अब वहां से मेरठ से निकल चुके हैं आर्कडेल विल्सन। अब यही विलियम हडसन शिमला भी जाते हैं। शिमला जाके जॉर्ज एंसन को भी बुला कर लाते हैं। जॉर्ज एंसन निकल चुके हैं, विलियम आर्कडेल विल्सन निकल चुके हैं, जॉन निकोलसन निकल चुके हैं। 3 जगह से कमांडर्स निकल चुके हैं अपनी सेना को लेके। चौथे कमांडर जो इसमें इंपॉर्टेंट थे वो थे कॉलोनल रीड, जो कि सिरमौर रेजिमेंट, जो गुरखा रेजिमेंट का पार्ट है, वो भी देहरादून से निकल चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूरे 5 जो रेजिमेंट्स हैं वो आ चुकी है। और ये इतने बड़े रेजिमेंट, इतनी पावरफुल रेजिमेंट्स लगभग थी कि ये वापस रिकॉन्क्वेस्ट करने में अब खुद को सक्षम बना सकती थी। तो इनका जो एक वापस जो इन टोटलिटी में जो इनका फोर्स एक जगह आके मिलता है, उस फोर्स का नाम क्या होता है जो वापस दिल्ली में कॉन्क्वेस्ट करने वाली होती है? उस फोर्स का नाम होता है दिल्ली फील्ड फोर्स। और दिल्ली फील्ड फोर्स के जो कमांडर्स हैं वो हैं आर्कडेल विल्सन जो कि मेरठ से निकले हैं, जॉर्ज एंसन जो कि शिमला से निकले हैं, तीसरे जॉन निकोलसन जो कि पेशावर से निकले हैं, कॉलोनल रीड जो कि देहरादून से निकले हैं, और खुद विलियम हडसन। ये 5 निकल चुके हैं और ये पहुंचते हैं दिल्ली के नॉर्दर्न साइड में। दिल्ली के नॉर्दर्न साइड में जो दिल्ली कैंट एरिया, आज जो दिल्ली कैंट एरिया नॉर्दर्न रिज के आसपास है, वो रिज एरिया जो भी है, आज वहां पे आर्मी कैंट इसलिए एस्टेब्लिश हुआ है, या नॉर्दर्न पार्ट में आर्मी कैंट इसलिए एस्टेब्लिश हुआ है क्योंकि इसकी शुरुआत वहीं से हो चुकी थी। सारे आर्मी के जो भी लोग हैं वो उसी वक्त आके नॉर्दर्न पार्ट में ही मिलते हैं और जो दिल्ली फील्ड फोर्स वहां पे गठित होने लगती है। तो सारे फोर्सेस पहुंच चुके हैं, लेकिन जॉन निकोलसन जो है वो पहुंचते हैं 14 अगस्त को। 14 अगस्त को जॉन निकोलसन पहुंचते हैं और जॉन निकोलसन के पहुंचते ही सेना में खुशी की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि पूरी सेना बदले की भावना से, वेंजिनेंस से पागल हो चुकी होती है कि आज हमें इस रिवोल्ट का, जो कि हमारे भाई बंधुओं के साथ, ब्रिटिशर्स के साथ इतना ज्यादा उनकी जो मौतें हुई हैं उसका बदला लेना है। इस बदले की भावना से सैनिक पागल हो चुके होते हैं, लेकिन उस सैनिकों को उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए सबसे बड़े कमांडर, सबसे पावरफुल कमांडर जो होते हैं वो जॉन निकोलसन ही होते हैं, क्योंकि जॉन निकोलसन खुद ही बहुत ज्यादा क्रूर और पावरफुल पर्सनालिटी थी। 14 अगस्त को जॉन निकोलसन पहुंचते हैं और 25 अगस्त, अब हम ध्यान दें तो हम अगस्त तक पहुंच चुके हैं। हमने शुरुआत की थी 9 मई से, फिर हम 11 मई को वायलेंस देखते हैं और हम फिर आगे बढ़ते बढ़ते 14 अगस्त को पहुंच चुके हैं, जब जॉन निकोलसन दिल्ली फील्ड फोर्स को ज्वाइन कर चुके होते हैं। जॉन निकोलसन आ चुके हैं और 14 अगस्त को आते ही वो प्लानिंग शुरू कर देते हैं। अब आप ध्यान से देखें, विल्सन तो पहले से मौजूद थे, जॉर्ज एंसन तो पहले से मौजूद थे, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। जिनको करना था, जो रिकॉन्क्वेस्ट करने में पावरफुल नेता, जो भी लीडर थे, कमांडर थे, वो जॉन निकोलसन ही थे। जॉन निकोलसन आते ही प्लानिंग शुरू कर देते हैं और 25 अगस्त को एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, जो कि मेरे हिसाब से टर्न ऑफ द टाइड था। वो इवेंट क्या होता है, हम उस चीज को ध्यान से देखते हैं। हमने देखा था कि ब्रिटिश आर्मी जो होती है उसकी सारी बंदूकें, उसकी सारी आर्टिलरी, उसके आर्म्स एंड एम्यूनिशंस कहाँ पर होते हैं? ब्रिटिश आर्मी के सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस होते हैं कश्मीरी गेट पे, जो कि रेबल्स के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। तो अब अगर इनके पास हथियार ही नहीं होंगे, तो शहर पे वापस कब्जा कैसे किया जाएगा? तो शहर पे वापस कब्जा करने के लिए हथियार का होना बहुत जरूरी था। तो देश भर से जितनी भी सहायता दी जा रही थी, जितनी भी हथियार और आर्म्स एंड एम्यूनिशन ब्रिटिशर्स को भेजे जा रहे थे, वो पहुंचता है ब्रिटिशर्स के पास। वो पहुंचने वाला होता है 25 अगस्त को। 25 अगस्त को वो पूरा साजो सामान हथियार के साथ दिल्ली में पहुंचने वाला होता है। दिल्ली में पहुंचने वाला होता है तो वो किस एरिया से दिल्ली में एंटर करने वाला था? वो एरिया था नजफगढ़। अगर उस नजफगढ़ एरिया में जो इतने ज्यादा हथियार आ रहे थे, उस हथियार को मुगल्स के द्वारा हथियार लिया जाता तो ब्रिटिशर्स हार जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जॉन निकोलसन बिना अपने बड़े कमांडर से पूछे चुपचाप 2500 सैनिक को लेकर निकल जाते हैं और वहां पर जाके उस 2500 सैनिकों के साथ ब्रिटिश आर्मी जो है मुगल आर्मी को डिवास्टेट कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, और इजीली जो जितने आर्म्स एंड एम्यूनिशंस आने वाले थे वो वापस दिल्ली पहुंच जाता है। मैं आपको बताऊं तो उस आर्म्स एंड एम्यूनिशंस में 600 बैलगाड़ियां भरकर गोले बारूद आ रहे थे। 600 बैलगाड़ियां भरकर सिख फोर्सेस और भी जितने सारे जो
हजारों की मात्रा में सोल्जर्स, सैनिक आ रहे हैं, और साथ ही साथ जितने भी ज्यादा तोपें हो रही थी, बंदूकें, गोलियां, हर चीज पहुंचाई गई दिल्ली में। तो ये इसको देख के एक ऑब्जर्वर का कहना है कि इट वाज द मोस्ट सैवेज लॉट ऑफ मैन एवर सीन। इट वाज द मोस्ट सैवेज लॉट ऑफ मैन एवर सीन। तो इतनी ज्यादा वो बंदूकें आती हैं और इतनी ज्यादा गोली आती हैं। अब मैं एक बार एक टाइम लैप लेके, जो कि 25 अगस्त से सीधे मैं 12 सितंबर को की तरफ बढ़ता हूँ, एक लंबा गैप, क्योंकि इस बीच में ज्यादा एक्सचेंजेस नहीं हुए थे, ना कि ब्रिटिशर्स की साइड से गोलियां ज्यादा दागी जा रही थी, ना ही मुगलों की साइड से। लेकिन 12 सितंबर को क्या होता है कि अभी हमने देखा कि सारी आर्टिलरीज, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस दिल्ली पहुंच चुकी हैं। अब आप देख सकते हैं कि दिल्ली पहुंच चुकी है, अब दिल्ली पे अटैक करने वाले हैं, दिल्ली को वापस रिकॉन्क्वेस्ट करने वाले हैं। तो होता क्या है कि अब हम एक बड़ा लीप ले चुके हैं। 12 अगस्त से हम एक बार 25 अगस्त से एक बार हम 12 सितंबर की तरफ पहुंच चुके हैं। 12 सितंबर को जॉन निकोलसन ये ऑर्डर देते हैं कि 24 घंटे किला मुबारक पे गोले बंदूक दागे जाने चाहिए। 24 घंटे किला मुबारक पे तोपें दागी जा रही होती हैं। आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े मात्रा में आर्म्स एंड एम्यूनिशंस पहुंची होंगी, और ब्रिटिशर्स का कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा हाई हो चुका था, स्पेशली जॉन निकोलसन के आने से और इतने ज्यादा आर्म्स एंड एम्यूनिशंस के आने से। अब जो प्लानिंग होती है वो प्लानिंग होती है 13th ऑफ अगस्त। 13th ऑफ अगस्त को रात में प्लानिंग हो रही होती है, और 13th ऑफ सितंबर को रात में प्लानिंग होती है, और 14th ऑफ सितंबर को दिल्ली पे हमला करना होता है। इट वाज द डे ऑफ असॉल्ट और सीज ऑफ दिल्ली ये होने वाला होता है। 14th ऑफ सितंबर को प्लान था, रात भर प्लानिंग चल रही होती है, और ऐसे 4 कॉलम बनाए जाते हैं जो कि दिल्ली पे हमला करने वाली होगी। फर्स्ट कॉलम जो है वो लीड किया जाता है जॉन निकोलसन के द्वारा। जो सेकंड कॉलम होता है वो ब्रिगेडियर जोन्स लीड कर रहे होते हैं। थर्ड कॉलम एडवर्ड कैंपबेल के द्वारा लीड किया जाता है, और फोर्थ कॉलम जो होता है वो लीड किया जाता है कॉलोनल रीड के द्वारा। 14 सितंबर को एज प्री प्लान्ड इनका हमला करने का प्लानिंग होता है, और ये हमला करने के लिए निकल चुके होते हैं। ये अलीपुर, जहां पे इनका कैंट जो आर्मी रुकी हुई थी, वहां से ये हमला करने के लिए निकल चुकी हैं, और ये दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं। आपको इस बात की मैं जानकारी दे दूं कि दिल्ली वॉल्ड सिटी थी। दिल्ली पूरी दीवारों से घिरी हुई थी। दिल्ली वाज अ वॉल्ड सिटी, और इसमें बहुत सारे गेट्स थे, कश्मीरी गेट, लाहौरी गेट, अजमेरी गेट, ऐसे अकबराबादी गेट, जिसको दिल्ली गेट भी कहते हैं, ऐसे बहुत सारे गेट्स थे। तो कश्मीरी गेट पे ये लोग, कश्मीरी गेट के पास से ये हमला करने वाले थे। तो कश्मीरी गेट के पास अगर आप आज के समय में भी जाते हैं, तो जो मेट्रो, आप जो युधिष्ठिर सेतु, जो कि आप शहादरा से वापस उतरते हैं कश्मीरी गेट की तरफ, तो वो जो ब्रिज से नीचे उतरने के बाद जो बहुत बड़ा खाली एरिया होता है, वो कुदसिया बाग कहलाता था। उस कुदसिया बाग उस वक्त भी खाली था, और उसको नो मैंस लैंड कहते थे। वो पूरा खाली एरिया था। उस कुदसिया बाग में, नो मैंस लैंड में, एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, जिसमें बहुत सारे ब्रिटिश सोल्जर्स मरने वाले थे, क्योंकि वो नो मैंस लैंड होता है, किसी को नहीं पता था कि कहाँ से हमला होने वाला होता है। तो जैसे ही ब्रिटिशर्स आगे बढ़ते हैं, तो दे वर मेट विद द हेल स्टॉर्म ऑफ बुलेट्स। गोलियों की वर्षा हो जाती है उनके ऊपर, और बहुत सारे ब्रिटिश सैनिक मारे जाते हैं। लेकिन फिर भी वो वहां पे अपनी पोजीशन लेते हैं, वो सारे छिप जाते हैं। उस वक्त मुगल गार्डन भी वहीं था, जो बहादुर शाह जफर के लिए स्पेशल एक गार्डन था वहां पे, सबके वहां पे उसी गार्डन में छिप जाते हैं। दैट्स व्हाई कुदसिया बाग इज गार्डन। तो वहां पे सब कोई छिप चुके होते हैं। तो वहां पे एक आयरिश सोल्जर का ऑब्जर्वेशन, उन्होंने अपनी माता को एक लेटर लिखा था। मैं उस लेटर को आपको बताऊं तो वो कहता है कि मैं गुस्से से पागल हो रहा था, मुझे बस अपने कमांडर से इजाजत चाहिए थी और मैं बदला लेने जाने वाला था। तो वो एक बंदूक निकालते हैं, बंदूक की गोली को अपने मुंह में रखकर चबाते हैं ताकि उनका मॉइस्चर मुंह में बना रहे, और ये दहाड़ के साथ आगे बढ़ते हैं कि उनको लड़ना है। और उस पत्र में वो ये लिख रहे होते हैं कि मैं गुस्से से पागल हो चुका था और आज मुझे मौत भी नहीं छू सकती थी। तो वो जब आगे बढ़ते हैं, ऐसा होता भी, वो कह रहे होते हैं कि उनके आसपास से बंदूकें, गोलियां चल रही थी, लोग उनके आसपास गिर रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बिना रुके आगे बढ़ रहे थे। वो कह रहे थे कि आज मुझे मौत भी छू नहीं सकती, क्योंकि आज ईश्वर मेरे साथ है, क्योंकि मेरे जो भाई बंधु उस दिन मारे गए थे, उनकी दुआएं मेरे साथ है। ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, उस लेटर में लिखा हुआ था। तो अब ये दिल्ली पर चढ़ाई कर चुके होते हैं, दिल्ली कश्मीरी गेट से आगे बढ़ चुके होते हैं। फिर इनके सामने एक बहुत बड़ी दुविधा आ जाती है। वो दुविधा होती है एक 20 फीट गहरा और एक 25 फीट चौड़ा गड्ढा, जो एक बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया जाता है कश्मीरी गेट के बाहर, 20 फीट गहरा और 25 फीट
चौड़ा, उस गड्ढे में सारे सोल्जर्स को उस गड्ढे को पार करना होता है। उस गड्ढे को पार करते वक्त अगेन बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं, लेकिन फिर भी किसी तरह वो पार करके अंदर पहुंचते हैं और जैसा प्री प्लान्ड होता है चारों कॉलम्स हमला करने के लिए बढ़ चुकी होती है। अब मैं बताऊं कि इन चारों सोल्जर्स चारों कॉलम जो है वो किस तरीके से दिल्ली को वापस से जीतते हैं। तो इसके लिए हमें दिल्ली में जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखना होगा। चलिए देखते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है खुद कश्मीरी गेट। खुद कश्मीरी गेट जहाँ पे आर्म्स एंड एम्यूनिशन पहले रखी हुई थी, लेकिन वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि नॉर्दर्न पार्ट जहाँ पे वहां से जो भी रसद की सामग्री आती थी, जो खाने पीने का सामान आता था, वो वहीं से आता था, तो उसको कब्जा कर लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले वो कश्मीरी गेट पे कब्जा करते हैं। सेकंड स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज दिल्ली कॉलेज। दिल्ली कॉलेज जो कि जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज आज है, उस दिल्ली कॉलेज पे इनको कब्जा करना होता है। तो खैर वो वॉल सिटी के बाहर थी, लेकिन वहां पे वो कब्जा करते हैं। तीसरा जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है हिंदू राव का घर। आज वहां पे हिंदू राव हॉस्पिटल है, हिंदू राव का घर। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है सेंट जेम्स चर्च। सेंट जेम्स चर्च जो कि एलेक्स स्किनर, जो कि सिकंदर साहब के नाम से भी जाने जाते हैं, उनका घर था वहां पे। वहां पे वो अपना एक जगह पोजीशन ले लेते हैं। और फिर जो 14 सितंबर को हमला होता है, 14 और 16 सितंबर तक ब्रिटिश बहुत ज्यादा एडवांस कर रहे होते हैं, लेकिन 16 से लेकर 17 सितंबर तक फिर बीच में स्टेलमेट बन जाता है। न कोई आगे बढ़ पाता है, न उधर से कोई आ पाता है, न इधर से कोई जा पाता है। 18 सितंबर तक स्टेलमेट होता है, लेकिन जो चांदनी चौक का एरिया होता है और जमा मस्जिद के पास का एरिया होता है, वहां पे सर थियोफिलस मेटकाफ की बहादुरी काम आती है, क्योंकि थियोफिलस मेटकाफ दिल्ली को जानते थे। वो बहुत समय से दिल्ली में थे, वो दिल्ली को समझते थे। वो दिल्ली जाते हैं, वो उस एरिया में जाते हैं, चांदनी चौक और जो कि जमा मस्जिद का एरिया। वहां पे जितने भी सोल्जर्स थे, द सोल्जर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ 60,000 रेबल्स एंड 25,000 जिहादीज। ये जिहादीज कौन थे? तो उनको सदर और मुफ्ती ने धन के नाम पे ही, हम क्योंकि ये सही डेटा है तो मैं बता रहा हूँ, उनको बताया गया था कि आपको धन के नाम पे ही जिहाद करना, और वो लड़ने आ जाते हैं। लेकिन उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है, तो बहुत बुरे तरीके से हार जाते हैं और वो चांदनी चौक और जमा मस्जिद का एरिया खाली करवा दिया जाता है और वहां पे ब्रिटिश सोल्जर्स अपने आप को वापस से स्टेशन कर लेते हैं। आपको बता दूं मैं कि एक बार ऐसा होता है, जो बाद की घटना है, कि जमा मस्जिद तो मुसलमानों के लिए बाद में ब्रिटिशर्स ने बंद ही कर दिया था, क्योंकि इतना ज्यादा एक वायलेंस वहां से लोग मचा सकते थे, इस वजह से, क्योंकि वो मस्जिद का इस्तेमाल कर सकते थे वायलेंस में, इसलिए बाद में 1870 में बाद में खोला गया उसको। खैर, तो इन सारे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे कब्जा करने के बाद ये और एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना होती है 17 तारीख या 17 या 18 सितंबर की बात है। बहादुर शाह जफर जो कि मेन लीडर थे, वो खुद ही दिल्ली छोड़ के चले जाते हैं। वो उस दिन उनका किला मुबारक में आखिरी दिन होता है, वो छोड़ के चले जाते हैं। ना लीडरशिप होती है और भी कुछ उनकी तरफ बहुत ज्यादा कमी होती है, जिन कमियों को अभी हम देख सकते हैं। लेकिन मैं बताऊं कि मेन जो है वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और लीडरशिप की कमी, इन वजहों के कारण ही, और जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन पे ब्रिटिशर्स का वापस से कब्जा हो जाना और लीडरशिप की कमी जो मुगल्स के पास थी, इस वजह से ही वापस ब्रिटिशर्स रिकॉन्क्वेस्ट कर पाते हैं। एंड दिस वाज ऑल अबाउट ब्रिटिशर्स रिकॉन्क्वेस्ट। वापस से ये शहर ब्रिटिशर्स के अंडर में जा चुका है, ये पूरी प्लानिंग थी। और इसी तरीके से किला मुबारक को 22 सितंबर को ब्रिटिशर्स के हाथ में जाना पड़ता है और अब दिल्ली में आखिरी मुगल, द लास्ट मुगल, ये खत्म हो चुके हैं। दिल्ली में मुगल अथॉरिटी खत्म हो चुकी है। थैंक यू, माय टॉक इज ओवर। Thank you, Mr. Raj. It was really a very informative talk, and I am sure that our audience would have felt the same. Now we have some questions from our audience. The first question is from Priyanka Verma. She is asking, apart from planning of the Britishers, what was the role of spies in the revolt? well, अगर हम जासूसों की बात करें तो आप हडसन को देखेंगे। जब मैंने विलियम हडसन की बात कही थी, तो विलियम हडसन जो थे, उनके साथ एक जासूस था, उसका नाम था रज्जब अली। रज्जब अली इतने मजे हुए जासूस थे कि वो शहर के अंदर और शहर के बाहर आराम से इंफॉर्मेशन लीक कर सकते थे। एक और जासूस थे, उनका नाम था गौरी शंकर। ऐसे करके बहुत बड़ा एक जासूसों का, एक स्पाई का सिस्टम बना हुआ था। और साथ ही साथ अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसा होता था कि स्पाई के पीछे भी स्पाई लगा दिया जाता था कि ये जासूस गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं ला रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक जासूसों का एक सिस्टम बनाया हुआ था, जिसने बहुत ज्यादा मदद की कि कितनी ज्यादा हथियार इनके पास है मुगल्स के पास। तो ये ब्रिटिशर्स को स्पाई सिस्टम ने बहुत ज्यादा मदद किया था। तो ये स्पाई सिस्टम का बहुत बड़ा रोल था, तो ये हम कह सकते हैं। Okay, thank you.
Now the next question is from Mandira Paul, which is इतनी प्लानिंग होने के बाद भी ब्रिटिश साइड से ऐसी कौन सी गलतियां हुई कि वो हार गए? स्ट्रेटेजिकली कहना चाह रहे होंगे वो। वेल शायद ये मुगल्स की तरफ से कह रहे हैं कि क्यों हार गए। तो इनका ऑब्वियस रीजंस था जो मैं बताता हूँ कि जो लीडरशिप थी यहाँ पे, मैं आपको बताऊं कि लीडर्स में कौन कौन थे। आप 2-3 लीडर्स को देख सकते हैं। मिर्जा मुगल खुद, एक मिर्जा मुगल जो कि बहादुर शाह जफर के बेटे थे, मिर्जा मुगल। दूसरे कौन थे? तो ये बख्तावर खान, बख्त खान 2 लीडर हो गए। तो 2 लीडरशिप जब भी जहाँ पे होती है और भी 2-3 लीडर्स अपने आप को क्लेम कर रहे थे। तो ड्यू टू डाइवर्स लीडरशिप ये हमेशा होता है कि एक सही एक कंसेंसस वाला एक प्लान नहीं बन पाता है। दूसरा रीजन जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बताऊंगा वो था करप्शन, जो कि हमेशा किसी भी चीज में बहुत बड़ा रीजन होता है। करप्शन से क्या हुआ कि मुगल साइड में जो भी हेल्प मिल रही थी, दिल्ली के बड़े बड़े मर्चेंट्स मुगल साइड को हेल्प कर रहे थे। जैसे कि राजा चुन्नामल ने खुद एक बहुत बड़े मर्चेंट दिल्ली के थे जिन्होंने 50,000 रुपए उस वक्त हेल्प किए थे। कम से कम एक बार 50,000 रुपए, एक बार 25,000 रुपए, पर तीसरी बार जब वो उनसे पैसा मांगा जाता है तो वो क्या कहते हैं कि कुछ दिन पहले ही मुझसे एक और कमांडर पैसे लेके गया है। तो ये पैसे कौन लेके जाता था, किसके नाम पे लेके जाता था, तो ये इसमें बहुत ज्यादा करप्शन होता था। तो फाइनेंशियल सपोर्ट ही नहीं होगा तो कैसे होगा? तो ये करप्शन बहुत बड़ा रीजन था। और दूसरा लीडरशिप की कमी थी। और भी कुछ छोटे बड़े रीजंस थे, लेकिन ये 2 मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रीजन थे कि दिल्ली में क्यों हार हो गई। Okay. And the next question is from Aradhya Tyagi. He is asking, you mentioned about Delhi Field Force. What was the composition of the Delhi Field Force? well, जो ये दिल्ली फील्ड फोर्स है, इसको हम देखें तो मैंने 4 कॉलम बताए आपको कि पहला जो है वो जॉन निकोलसन लीड कर रहे थे, दूसरा लीड कर रहे थे ब्रिगेडियर जोन्स, ऐसे थर्ड एडवर्ड कैम्पबेल, और चौथा कॉलोनल रीड के द्वारा लीड किया जा रहा था। लेकिन एक 5वां फोर्स भी था, क्योंकि अगर हम देखें तो जॉन निकोलसन खुद ही 4500 यानी कि 4,500 सैनिक को लेकर आए थे पेशावर से। तो अब ऐसा है कि इतने सैनिकों को लेकर वो आए थे, तो हम जानते हैं कि दिल्ली फील्ड फोर्स एक अच्छी सेना बन चुकी हुई थी। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि जो फर्स्ट कॉलम था उसमें 1000 सैनिक थे, सेकंड में 850, 850 जो कि थियोफिलस मेटकाफ ब्रिगेडियर जोन्स लीड कर रहे थे, थर्ड में 950 सैनिक थे जो कि एडवर्ड कैम्पबेल, और फोर्थ में 850 जो कि कॉलोनल रीड के द्वारा लीड किया जा रहा था, और फिफ्थ जो था वो कि जो फिफ्थ था वो ब्रिगेडियर लॉन्ग फील्ड के द्वारा लीड किया जा रहा था। तो दिस वाज द कॉम्पोजिशन। Okay, and the next question is from Mudit Bhardwaj, which is, we know that Indian merchant class 2 have played a pivotal role in this whole episode. Would you like to throw some light on their role in aiding British as well as Mughal side? हाँ, ये बात तो सही है कि आप मर्चेंट्स ने हमेशा मदद किया है। तो हम इसको 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तरफ जो मदद हुई उस मदद से एक साइड जीत गया, दूसरी तरफ जो मदद हुई उस मदद से एक साइड हार गया। तो ऐसा क्या हुआ था? तो पहली तरफ से जो मदद हुई थी ब्रिटिशर्स की तरफ हम देखते हैं, दोनों पार्ट्स में मदद पहुंचा था, ब्रिटिशर्स को भी और मुगल्स को भी। तो जो ब्रिटिशर्स को मदद पहुंचता है वो पंजाबी लोग, उस वक्त जो रियासतें और जो ब्रिटिशर्स के साथ सहानुभूति रखते थे वो वहां पे सारे मदद उनको पहुंचा रहे थे। और ऐसा भी हो गया था कि उनको खाने के लिए जो वो नॉनवेज खाना पसंद करते हैं और वो शराब तक पीते थे, तो वो सारी चीजें उनको बहुत ही कम पैसे में जो है वो अवेलेबल करवाया जा रहा था। लेकिन अगर हम मुगल्स की साइड देखें तो कुछ मर्चेंट जो कि मैं अभी नाम क्लियर बता सकता हूँ, वो थे मुंशी जीवन लाल, वो थे देवी सिंह, सालिग्राम, ऐसे करके बहुत सारे मर्चेंट्स थे। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि इनके द्वारा जो पैसे दिए जा रहे थे उन पे करप्शन हो जा रहा था। तो उस करप्शन की वजह से इन मर्चेंट्स के हेल्प के बावजूद भी ये लोग हार गए और ब्रिटिशर्स जीत गए, क्योंकि वो पैसे यूज हो रहे थे परफेक्टली। Okay. The next question is from Ashish Raj. He is asking, क्या अंग्रेजों की मदद करने में रियासतों की कोई भूमिका थी? जी हाँ, मैंने 1 मिनट पहले जो बोला कि जो ब्रिटिशर्स की हेल्प कर रहे थे वो मर्चेंट्स के साथ साथ बहुत ऐसे बहुत ज्यादा राजपूत रियासतें जो है वो ब्रिटिशर्स की मदद कर रही थी उस वक्त। और साथ ही साथ अगर जो पंजाब के जो मर्चेंट्स वो हेल्प कर ही रहे थे, राजपूत रियासतें मदद कर ही रही थी। एक और चीज अगर हम देखें जो कि एक न्यूट्रल एक तरह से रह रहे थे, वो थे मराठास।
तो उसको रियासत, तो अगर हम एक बार की तरफ रियासत की तरह सोचें, वो एक मराठा अंपायर की तरफ सोचें, तो वो न्यूट्रल था, वो टिल्टेड नहीं हो रहा था किसी तरह। तो ये नेगेटिवली फायर कर गया मुगल्स की तरफ। और बाकी हमने तो देखा ही है कि राजपूत जो है वो हेल्प कर रहे थे इस तरफ, और ब्रिटिशर्स को, और साथ ही साथ पंजाबी लोग भी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे थे। तो जी हाँ, रियासतों की मदद थी ब्रिटिशर्स को। Okay. The last question is from Prabal Bharat. He is asking, according to a discussion in British Parliament from 1 to 20 May 1857, the Britishers were uprooted totally and they tried to contact some Indian states for help. Hyderabad, Patiala, Sindhia, Hyderabad sent their invitations for bringing the Britishers back to India. Are these things connected to each other? नहीं, ये जो आपने बताया हैदराबाद के और सिंधिया और फिर जाके पटियाला और फिर हैदराबाद, आपने जो भी बताया, तो इनको वापस, ये जो ब्रिटिशर्स को वापस बुलाना इनके द्वारा, और जो रियासतों के द्वारा ब्रिटिशर्स को हेल्प करना, ये ऐसा नहीं हुआ था। क्योंकि अगर हम साउथ इंडिया को देखते हैं तो वो पूरा कटा हुआ था रिवोल्ट से। साउथ इंडिया रिवोल्ट से जुड़ा हुआ ही नहीं था। तो साउथ इंडियन पार्ट और नॉर्थ इंडियन पार्ट का मतलब एक डिस्कनेक्शन दिख रहा है हमें यहाँ पे। तो ये जो इवेंट आपने बताया और जो 1857 में जो हेल्प हो रही थी ब्रिटिशर्स की, ये दोनों इवेंट्स कनेक्टेड नहीं है। क्योंकि नॉर्थ और साउथ उस वक्त पहले ही डिवाइड, मतलब उस वक्त रिवोल्ट में साउथ पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा था। तो ये इवेंट्स कनेक्टेड अच्छे से नहीं हो सकते हैं। Okay. Thank you, Mr. Raj. Now I hand over the program to Mr. Mudit. Thank you, Manvi and Raj. So, ladies and gentlemen, it is the time for the announcement you all have been waiting for. That is the Speaker of the Month for June 2021. And to announce the Speaker of the Month, I would like to welcome Dr. Seema Meena, Assistant Professor, Department of History, Shyamlal College Evening. Ma'am, please felicitate the Speaker of the Month. Thank you so much, Mudit. Good evening, all of you. Thank you so much, Manish sir, for giving me this opportunity. So let's start. In the month of June 2021, the four speakers were first Mr. Anant Joshi, second Kriti Tiwari, third Kashif Kamra, fourth Mansa Verma. These two are Speaker of the Month of their performance by the member of GSTS and Sakshi, and in a great majority, the Speaker of the Month is the 17th of series, which is presented by Mr. Anand Joshi, and his topic actually Vedic mathematics. Rahul Rana, mute yourself. Rahul, mute yourself. So many congratulations, Anand Joshi, and to all of you on behalf of me, Saksh Society and History Department, and wishing you all the very best for a bright future. Thank you so much. Anant, want to say something? Sure, sir. Thank you everyone, and especially Mani sir and the whole GSTS team, जिनकी वजह से इस परिस्थितियों में इस प्लेटफॉर्म का निर्माण हुआ है और मुझे यहाँ पे अपना वक्तव्य रखने की अपॉर्चुनिटी भी मिली। और थैंक यू ऑल। एंड मैं चाहूँगा कि जितने भी लिसनर्स अभी सुन रहे हैं जिन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया है, मैं चाहूँगा कि ऑल ऑफ भी इसमें पार्टिसिपेट करें, अपने स्किल्स को डेवलप करें। थैंक यू सर। Thank you, ma'am, for doing the honors. Thank you, Anand. Now, I would like to call Ms. Chandni Sikarwar, who is the speaker for the next week, to brief us about her theme of the talk. Thank you, Mudit. Am I audible? Yes. Yes. Good evening, all and all present here. I, Chandni Sikarwar, student of BA program History plus All Science, and the speaker of next BSTS talk on upcoming Sunday. My topic will be tradition of fairs and festivals in India, and we will be discussing about the objectives of topic. First, concept of fairs and festivals in India. Second, significance of fairs and festivals. Third, its global impact. Fourth, fairs and festivals as economy booster. India is a country of diversified cultures, religion, ethical values. After every 100 kilometers, one can experience a different culture changed from earlier one, but still with a common tag which binds the small subcultures with broad cultural values. Fairs and festivals have
several ramifications in the social, economical, cultural, and artistic sphere. Fairs and festivals are the spirit of Indian culture. Festivals, whether religious, social, and seasonal, etc., have played an important part in the life of Indian people. They provided ample opportunities for enjoyment and change in their daily lives. Religious festivals in honor of various deities have been mentioned in ancient Indian literature. India is a land of fairs. Almost every district has a fair. Some of them are religious fairs and others are commercial. Fairs and festivals are part of the intrinsic cultural fabric of our society as well as continuation of our heritage. Fairs and festivals promote diversity, increase creativity, improve our psychological knowledge. Society as a whole gains a lot by celebrating these fairs and festivals around the year. That is all about my topic for now. Please be ready for a very interesting talk next week. I hope you will all find it worth your time to join us on next Sunday to have another interesting session with PSP. Thank you. Thank you, Ms. Chandani. Now I would like to again welcome Dr. Sandhya Sharma ma'am to share her views and inputs about today's talks and the Graduate Scholars Talk series. थैंक यू राज. एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल एक रनिंग कमेंट्री चलती है. आंखों देखा हाल आपने दिल्ली के जो बेस में हुआ रिवोल्ट उसका आपने एक लाइव टेलीकास्ट हो रहा था और हमें ऐसा लग रहा था जैसे सचमुच हम उस दौर से गुजर रहे हैं. सो इट वाज वेरी गुड टॉक. जहां तक मुझे लगता है कि यू हैव थॉरोली स्टडीड दिस थीम 1857, लेकिन इतनी लंबी टॉक होती है उसमें हम सब बातें इकट्ठा क्लैरिफाई नहीं कर पाते हैं. जैसे यू टच्ड अपॉन द थीम ऑफ जिहाद, जिहादीज जो थे, जो जिहादीज थे बख्त खान यू रेफर टू, बट बख्त खान एंड जिहादीज ये जो दो हैं दे हैव टू बी एक्सप्लेन in context of Wahhabi movement basically, because जो इनके बारे में जो डिबेट है वो यही है कि whether बहादुर शाह had associated himself with this Wahhabi leader. सरफराज को बख्त खान ने अपने साथ में लिया था और उन्होंने जितना भी पैन इंडिक मौलवीज और जो इमाम्स थे वहाबी के जो उन्होंने इमाम लगाए हुए थे पूरे देश में, उन सब की नेटवर्किंग के साथ ये यहाँ पर दिल्ली में जो रिवोल्ट था वो बेसिकली चल रहा था. तो स्कॉलर्स ने यहाँ तक भी डिबेट किया है कि एक्चुअली बहादुर शाह वाज अ म्यूटेड पर्सन और जो रिवोल्ट था वो बेसिकली बख्त खान और सरफराज खान और इनके जो अपॉइंटेड इमाम थे उनके कारण से ये हुआ था. सो उसको थोड़ा सा वहाबी से, क्योंकि वहाबीज वर रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, वो क्यों बख्त खान और जो जिहादी थे वो क्यों सपोर्ट कर रहे थे दिल्ली में रिवोल्ट को, या फॉर दैट मैटर इन एनी अदर पार्ट ऑफ कंट्री, दैट हैज टू बी कनेक्टेड विद द रिलीजियस aspect of the revolt जो कि इस्लामिक था. they wanted to revive the Islamic ideals और उसका जो जिहाद था वो अंग्रेजों के खिलाफ, वो इसलिए वो यहाँ पर लड़ने के लिए आए थे. so apart from that आपका जो ये पूरा टॉक था, जो सपोर्ट था मर्चेंट्स का और जो ये रियासतों का ये डिवाइडेड था, यू हैव राइटली सेड कि जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे जिनको फ्यूडल कहा है रियासतों को स्कॉलर्स ने, they were also divided. Some were supporting the British because they had some inclination कि they would be able to retain their principality if they are able to please the British authorities. और कुछ लोगों को ये डर था कि अगर ब्रिटिश सक्सीड कर जाएंगे तो हमारी रियासत चली जाएगी. So even that on that front Indians were divided. So you have rightly explained lack of leadership. So revolt was, जहां भी रिवोल्ट हो रहा था, जिस सेंटर पर भी हो रहा था, चाहे वो बुंदेलखंड में हो रहा था, चाहे वो पंजाब में हो रहा था, चाहे वो बंगाल में हो रहा था, वहां पर भी डिवाइडेड ओपिनियंस लोगों के बीच में थी.
तो इसलिए हर जगह ये जो फ्रैक्शन विद इन द रिबेलियंस, रेबल्स जो थे, जो उनके आपस में मतभेद थे, वो उसके बारे में वो भी एक बड़ा फैक्टर था हमारे 1857 के रिवोल्ट को असफल बनाने के लिए। तो आई बिलीव यू हैव एक्सप्लेन्ड 1857 इन दिल्ली वेरी नाइसली। और ये सीरियसली मैं सिर्फ तारीफ के लिए नहीं कह रही हूँ, आपके टॉक से मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे हम मेरठ से चल के पटपड़गंज और शादरा और अलीपुर इन सब जगहों से हम आ रहे हैं, और वो जो 4 स्ट्रेटेजिक पॉइंट थे, वो 4 स्ट्रेटेजिक पॉइंट क्यों थे, ये भी एक्सप्लेन करना थोड़ा सा बनता है कि वाई दोज फ्रंट्स वर target of the rebels and why British were trying to defend at those 4 strategic points. तो इसको भी थोड़ा सा ये जो बाकी बच्चे सुन रहे हैं वो अपने से भी एक्सप्लोर कर लेंगे, क्योंकि कोई भी थीम पर जब हम डिस्कशन करते हैं तो वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हम लोग निकलते चले जाते हैं। तो यही इन टॉक्स का जो पर्पस होता है वो यही होता है कि हम लिसनर्स के दिमाग में भी एक एंजाइटी, एक इंक्विजिटिवनेस पैदा करें कि वो खुद से भी थोड़ी बातों के सवालों के जवाब ढूंढना चाहे। तो दैट इज यू नो अ विंडो, दिस टॉक वाज अ विंडो थ्रू विच all other students, all the participants can look through, they can explore, and I think I have also enjoyed this talk so much. Thank you, Raj, for such a lively discussion on Delhi. Thank you, ma'am. Ma'am, something about GSTS and my other students. Of course, I can see the number. It was 78, और ये जो आपका ग्रेजुएट स्कॉलर टॉक सीरीज है, जैसा आपने बताया, एंड आपका जो ये साक्ष्य हिस्ट्री सोसाइटी है, ये बहुत ही इनकरेजिंग है। जिस तरह बच्चों को आप लोग प्राइज भी दे रहे हैं, उनका फर्स्ट सेकंड भी डिक्लेयर कर रहे हैं। सो दिस कॉम्पिटिटिवनेस जो है, एक फीलिंग बच्चों के अंदर क्रिएट हो जाती है कि हम भी इस फोरम का हिस्सा बने। और जो ये 78 का नंबर है पार्टिसिपेंट्स का, मैंने कॉलेज लेवल पर जनरली हम भी करते हैं, तो हो जाता है बहुत बार 80 में भी जाता है, 90 में। दिस इज पार्टिसिपेशन इज आल्सो सिग्निफिकेंट, एंड स्पेशली द क्वेश्चंस वर वेरी गुड। आई कांग्रेचुलेट दोज स्टूडेंट्स हु रियली टुक इंटरेस्ट, and those who were pondering upon some themes कि कौन सी चीजें उनको क्लियर नहीं थी, या वो कुछ चीजें क्लैरिटी के साथ समझना चाह रहे थे, and the response was also very good. So I congratulate the entire teaching community, those who are engaged in this such a great academic venture. I congratulate graduate scholar talk series and all the teachers, teaching community organizers and the students actually. तो ये जो बच्चे कर रहे हैं ना, ये आज मैं बताऊं आपको कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर बड़े बड़े एक्सपीरियंस्ड टीचर्स इतने कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाते हैं जितना कॉन्फिडेंस इन बच्चों के अंदर मुझे नजर आ रहा है। एंड आई एम श्योर ये आगे चलकर बहुत बड़े स्कॉलर बनेंगे और कहीं ना कहीं ये मैसेज पहुंचाएंगे अपना कम्युनिटी में जो इतिहास और पॉलिटिकल साइंस, बिकॉज बोथ आर सिस्टर अलाइड ब्रांचेस, एक से दूसरे का नाता है। तो ये स्टूडेंट्स, आई एम वेरी हैप्पी दैट स्टूडेंट्स फ्रॉम बीए प्रोग्राम, बीए पॉलिटिकल साइंस, एवरी स्ट्रीम, ये जो बच्चे हैं इन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पे अपना डिस्कशन का हिस्सा बने हैं, and I really appreciate their participation, and I hope this graduate scholars talk series will go very high, and बहुत ही आप contribute करेंगे आगे चल के, इन बच्चों को प्रोत्साहन देते रहेंगे, और even teaching community भी इनसे benefit उनको भी इससे लाभ मिलता रहेगा। Thank you. Thank you very much, ma'am. We are really honored to have your presence here, and we are grateful to you in narrating your percipience and providing valuable insights. Thank you, ma'am. Thank you. Now, I would like to call Ms. Divya Tyagi to give vote of thanks. Thank you so much, Mudit.
Good evening, everyone. I am Divya Tyagi, a proud member of Sakshya, the History Society of Shamlal College Evening. It's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks today in the 21st session of GSTS. I, on behalf of the whole Sakshya and GSTS team, a hearty vote of thanks to everyone present here. We all know about the current situation of the corona pandemic. Everyone is filled with grief due to such huge loss of lives. We can't thank everyone enough to be a part of this event, even in such difficult times. Your presence is highly appreciated. As you may know, the Department of History is under the convenership of Dr. D.N. Singh sir and under the guidance of Dr. Pramod Kumar sir, Dr. Manish Karamwar sir, Dr. Seema Meena ma'am, and Mr. Ajay Kumar sir. In 2016-17, Sakshya was first formed, and the current office bearers are Mr. Ankit as President, Ms. Mandira Paul as Vice President, Mr. Shubham Tiwari as Secretary, Ms. Preeti Rai as Joint Secretary, and Ms. Chandni Sikarwar as Treasurer. Sakshya has organized quizzes, debates, lecture series, seminars, career counseling, and educational trips. Sakshya also organized the OBE seminar and Graduate Scholars Talk Series, GSTS. This is a weekly talk series started to present the scholars' views on various topics to enhance their ideas and speaking skills. Now, I wish to express my gratitude to our guest, Dr. Sandhya Sharma ma'am, for her kind, encouraging, and informative words and for giving us her precious time. Thank you so much, ma'am. I would like to express my thanks to Dr. D.N. Singh sir, convener of the society, for his presence in this program. My sincere thanks to all the faculty members who became a part of this event. Thank you, Dharma Rawat ma'am, for joining us today. I must mention our deep sense of appreciation for our speaker, Mr. Raj Thakur, for his explanation of the topic 1857 in Delhi. A big thank you to Mr. Raj for his efforts towards his lecture, and it was absolutely amazing how he tackled all the questions. Now, I would like to take this opportunity to place on record our hearty thanks to the GSTS team for their enormous cooperation in the organization of this event. I can't thank everyone enough for their involvement and their willingness to take on the completion of tasks even in these difficult times. Finally, I wish to thank all the students from various departments who joined and became a part of today's event. Thank you all so much for your time and patience. Once again, thank you all very much. Stay inside, stay safe, and take care of each other. We'll see you next Sunday on 11th July 2021 with the topic Tradition of Fairs and Festivals in India by Ms. Chandni Sikarwar. Thank you all so much. Thank you, Sandhya ma'am. It's 5 to 6. 5 to 6. Ma'am, आप unmute हैं ma'am. Yes, complete. Mute करें. Thank you, Manish. I really enjoyed the talk today. Thank you, D.N. Singh जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद. और प्रमोद सर भी हैं मैम, आपके एक्स कॉलीग. बिल्कुल, प्रमोद तो हैं ही, हमारे श्यामलाल कॉलेज में हमारे साथ सुबह में थे, और ये अजय और सब जो टीचर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं. मैम, संध्या मैम, लास्ट मंथ के जो स्पीकर ऑफ द मंथ वो आपके कॉलेज की गर्ल है, तान्या. अच्छा, विवेकानंद कॉलेज. अच्छा, तान्या हिस्ट्री की है? नहीं, इंग्लिश ऑनर्स. इंग्लिश ऑनर्स. अच्छा, आई एम नॉट टीचिंग, सो इट्स इट्स इंटर कॉलेज आल्सो. हाँ, इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट, we open everywhere. That's really great. Thank you. Okay, so ma'am, it's time to over. Thank you. अगर और कोई स्पीकर हमारा आपको कांटेक्ट करना चाहे तो? मैम, वो सारे बच्चों को पता है, उन्होंने अभी चैट बॉक्स में इन लोगों ने लिंक दिया हुआ है मैम. अच्छा, तो क्योंकि हमारे हिस्ट्री ऑनर्स में सेकंड ईयर वाले बच्चे भी जो हाँ, यस मैम. सो मैम, माय स्टूडेंट्स इज गोइंग टू टेक केयर, दे विल सेंड यू लिंक आल्सो. हाँ, क्योंकि मेरे 2-3 स्टूडेंट्स तो बहुत ही रियली दे आर ब्रिलियंट, आई बिलीव, एंड वो अगर इस फोरम को ज्वाइन करेंगे तो उनको और ज्यादा एनकरेजमेंट मिलेगा, और यहाँ पे भी कुछ अच्छी टॉक्स मेरे ख्याल से उनके थ्रू आ जाएगी. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. ओके, थैंक यू. So can I leave now? Okay, madam. Thank you. Yes. मनीष को चलिए मैडम को भी नमस्कार कर लें लास्ट में. थैंक यू मैडम. हाँ, D.N. सिंह जी नमस्कार. बहुत सबको नमस्कार. और अजय जी अनम्यूट किया जाए, फिनिश किया जाए. चलिए आप लोग अब संभालिए, हम मनीष जी बाद में बात कर लेंगे. ठीक है सर.
तो वहां से क्या गाड़ी ले गए? ये कौन है? ये इसको जानते हो जो आया था ये? नहीं, हम तो किसी को नहीं जानते। ये पिछले हफ्ते भैया ने शायद किसी को दिखाया था। अभी ये जो है बेवकूफ़ी कर रहा है मेरा भाई। ठीक है, नहीं किसी को दिखाता था, कम से कम तुम तो मिल के जाते हो कि नहीं मानते? नहीं नहीं, अब जो है ना